हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगस्त का महीना चल रहा है तो ये अगस्त के करंट अफेयर्स हैं। अगस्त हिंदी मीडियम का सेशन है, आप लोग देख पा रहे हो। अगर आप इंग्लिश का सेशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का सेशन भी है। स्विच टू द कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी लैंग्वेज. That English medium session is short primarily for our students from South India, is short primarily for our students from North East India, those who are unable to understand Hindi well. ये सेशन हिंदी मीडियम में है। आप अगर आधा घंटा स्पेंड करोगे मेरे साथ, आधे घंटे में आप इतने ढेर सारे क्वेश्चन सीख जाओगे, लगभग 50-60। तो मुझे लगता है ये सेशन वर्थ करता है, ये आपका आधा घंटा वर्थ करता है। तो आप ये सेशन देखो, ढेर सारे क्वेश्चन सीखो, 50 से 60 नए क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब एग्जाम दे के आते हो, मुझे फीडबैक देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानबूझ के फीडबैक मांगती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा जब आप बताओगे कि मेरे घर आए हुए कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, करंट अफेयर्स का सेक्शन है तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन किस बारे में है, ये देखिए। पैरालंपिक थीम सॉन्ग की बात हो रही है, पैरालंपिक थीम सॉन्ग की बात हो रही है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी मैम ने ओलंपिक्स तो पढ़ाया नहीं, आपने इसका मतलब मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे नहीं। आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने ओलंपिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया है पहले ही, इसीलिए मैं आज चेंज लाने के लिए पैरालंपिक्स से पढ़ा रही हूँ। तो पैरालंपिक्स का जो थीम सॉन्ग है वो है कर दे कमाल तू। जब मैंने कर दे कमाल तू बोला, थोड़ा सुन के भी मोटिवेशन ऐसे ही इतने ही वर्ड से आ जाता है ना। यहाँ पर संजीव सिंह है जिन्होंने इसे कंपोज किया है। तो ये जो संजीव सिंह है, ध्यान से देखिए, जब मैं इनकी बात कर रही हूँ कि संजीव सिंह ने कंपोज किया है तो हम श्योर आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हमने तो इनका नाम नहीं सुना, ये कोई डायरेक्टर, कोई म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजर या सिंगर तो लग नहीं रहे। एक्चुअल में ये एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं खुद ही, इन्होंने ही, यही तो बड़ी बात है, पैरालंपिक्स का थीम सॉन्ग जिन संजीव सिंह ने कंपोज किया है वो दिव्यांग क्रिकेटर हैं। तो मोटिवेशन और बढ़ जाएगा। अब नीचे बात आई, यहां पर देखिए, मिनिस्टर किसके, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। मिनिस्टर किसके, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। तो आपको बता दूं इनका नाम क्या है, इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर क्यों है, क्योंकि यहां पर हम पैरालंपिक्स मतलब स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे अब चलते हैं और देखिए। अब इंडिया इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। इंडिया इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट फॉर अगस्त 2021 में यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का हम कह रहे हैं कोई सेशन होगा। हम कह रहे हैं तो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का जो मीट है उसमें इंडिया प्रेसिडेंट होगा। लेकिन हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यही जो अगस्त 2021 वाला है, इसके अंदर इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप खुद समझ पा रहे हो ये बात। तो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, प्लीज ध्यान से सुनिए, उसका प्रेसिडेंट इंडिया है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम, हमारे प्रधानमंत्री की बात हो रही है, इन्होंने चेयर किया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम नेवल की बात हो रही है, नेवी की बात हो रही है, तो नेवल सिक्योरिटी जो है उस पर पीएम ने चेयर किया, हेड किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट को। अब अगली बात देखिए, फर्स्ट इंडियन पीएम टू चेयर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीट, प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के मीट को हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आप याद रख पाओगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मोटरेबल जिसपे मोटर चल पाएगी, मोटर मतलब मोटर व्हीकल्स, तो व्हीकल्स चल पाएंगे हम कह रहे हैं। तो इंडिया वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं उमलिंगला पास। तो उमलिंगला पास कहां पर है, देखिए ईस्टर्न लद्दाख की बात हो रही है, ईस्टर्न लद्दाख की बात हो रही है, वहां पर है उमलिंगला पास जिसकी बात हो रही है, जिसको वर्ल्ड्स हाईएस्ट, जिसपे मोटर चल पाएगी वो वाली रोड बताया जा रहा है। हाइट क्या है इसकी, 19,300 फीट इसकी हाइट है। कितना ऊंचा है ये। अब
कनेक्ट किसको कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है ये चिसुमले को, चिसुमले एंड डेमचोक टू लेह। अब यहाँ पर जगहों की बात की जा रही है, जगहों की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान से सुनना है। मैंने क्या कहा? चिसुमले एंड डेमचोक टू लेह। इंपॉर्टेंट बात सबसे नाम है उमलिंगला पास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज। फर्स्ट एवर है तो वैसे ही सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। किसके बीच में है? इंडिया के बीच में है, सऊदी अरेबिया के बीच में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के साथ हमने क्या कोई एक्सरसाइज की है नेवल? नहीं करी, तभी तो पहली है ना ये अपने टाइप की। यहां पर मैं क्वेश्चन इससे नहीं स्टार्ट करूंगी, मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहती हूं, कारण आपको बाद में बताऊंगी। पहले इसको पढ़िए, नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार। एक्सरसाइज का नाम क्या है? जायद तलवार। इंडिया और यूएई हम कह रहे हैं इसके बीच में जायद तलवार, इंडिया और यूएई के बीच में एक्सरसाइज। किस तरह की एक्सरसाइज? आप एक एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना पाएंगे। पहला क्वेश्चन कंट्रीज का नाम, दूसरा क्वेश्चन मतलब जिन कंट्रीज के बीच में हुआ है, दूसरा क्वेश्चन किस तरह की एक्सरसाइज है, तीसरा क्वेश्चन कहां पर हुई। इंपॉर्टेंट बातें तो यही है ना। तो मैंने पहले आपको नाम भी बता दिया, इनफैक्ट मैंने फोर्थ क्वेश्चन और भी तो है ना। जायद तलवार नाम है, दो कंट्रीज इंडिया और यूएई के बीच में, तीसरा नेवल एक्सरसाइज है, किस तरह की है? नेवल है। और चौथा कहां पर? ऑफ अबू धाबी कोस्ट। जब ऑफ कोस्ट लिखा जाता है तो आधे बच्चों को ऑफ कोस्ट नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोस्ट का मतलब नियर द कोस्ट की बात हो रही है। हम कह रहे हैं अबू धाबी कोस्ट के पास, तट के पास, शोर के पास। तो हम कह रहे हैं अबू धाबी कोस्ट के पास ये जायद तलवार हुई। इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था आईएनएस कोची। जो शिप, नेवल शिप जो गया था वो क्या था? वो था आईएनएस कोची। आप कहोगे अब आपने यहां से क्यों बात स्टार्ट करी? क्योंकि आईएनएस कोची ही था जो यहां गया था जायद तलवार में पार्टिसिपेट करने। उसने वहीं पर ही इस एक्सरसाइज में, इसी आईएनएस कोची ने इस एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो गया था, निकला था, तो दूसरी एक्सरसाइज भी अटेंड करके आ गया। तो फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, नाम है थोड़ा अजीब, याद करने में होगी थोड़ी दिक्कत, अल मोहद अल हिंदी। अब अल हिंदी आपको पक्का याद हो जाएगा। तो अल मोहद अल हिंदी 2021 इस एक्सरसाइज का नाम है। शिप कोई पूछे जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा था वो आईएनएस कोची था। वेन्यू इसका अल जुबैल पोर्ट। अब हंसना नहीं है आपको। अल जुबैल पोर्ट एक्चुअल में क्या है? अल जुबैल पोर्ट जो है वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ये वाला पर्शियन गल्फ की बात हो रही है। कहां पर है ये? पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में हम कह रहे हैं अल जुबैल पोर्ट, सऊदी अरेबिया में, वहां पर ये वाली एक्सरसाइज हुई है अल मोहद अल हिंदी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अंडर DICGC क्वेश्चन आप खुद पता लगाओ कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे बताने से ज्यादा आपको ये पहले से पता होगा कि जब हम DICGC की बात कर रहे हैं तो हम किसी क्रेडिट गारंटी की बात करने लगे। अच्छा सुनिए ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के तहत, मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूं कि पहले इसमें आपको कितनी गारंटी मिलती थी, क्योंकि आप लोग अमाउंट में कंफ्यूज हो जाओगे। पहले कुछ और अमाउंट हुआ करता था, अब क्या हुआ है देखिए। अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, बार बार नाम बोलने का कारण सुनिए, आपको याद हो जाए, दैट्स द सोल पर्पस। अगर मैं सिर्फ रीड करती जाऊंगी आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। आपको DICGC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, DICGC बेसिक है आपके पास। अगर अच्छा आप एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो, आपके घर वालों के पास, आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट तो होगा ना, तो सेविंग्स अकाउंट में भी तो कुछ गारंटी वाली बात होगी ना। ये वही है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 वाले के तहत अगर आपके अकाउंट में, यही चीज को आसान भाषा में समझते हैं, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, बैंक डूब जाता है, स्ट्रेस्ड हालत में है बैंक आपको पैसे निकालने नहीं देगा।
आपके साथ ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अभी सुनते हुए आ रहे हो, ये कितनी बार ऐसा हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं, बैंक अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको कुछ गारंटी मिलनी चाहिए ना। आपने बैंक में पैसा रख दिया, बैंक में पैसा रखने पर अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए था, आपको तो ये लग रहा है ना अब आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपका बैंक डूब गया है। प्लीज, इसी के तहत आपको क्रेडिट गारंटी दी जा रही है कि अगर आपका बैंक में 10 लाख रुपया है तो आपको 5 लाख हम इंश्योर करके देते हैं कि अगर बैंक स्ट्रेस्ड हालत में है तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। प्रोसेस है, इसको अब आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख नहीं मिलेंगे। आपके अगर अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है तो भी आपको 5 लाख ही मिलेंगे। तो सब तरह से सोच के चलिए कि कुछ तो मिलेगा अगर बैंक की हालत खराब है तो। अंडर DICGC इंश्योरेंस, नाम से ही पता चल गया आपको जो मैं कह रही थी कि एक इंश्योरेंस है, बैंक डिपॉजिटर्स टू गेट अप टू ₹5 लाख। शायद अब आपको बात समझ में आ गई होगी। रिफंड विद इन 90 डेज, 90 दिनों के बीच में डिपॉजिटर का जो पैसा फंसा हुआ है, बैंक डूब जाता है तो आपको 90 दिनों में पैसा वापस मिल जाएगा। प्रोसेस क्या है, वो 90 दिनों का क्या डिवीजन है? डिवीजन ये है कि अगर स्ट्रेस्ड बैंक है डेटा कोलेट करेगा, डेटा कोलेट करने के बाद देखिए ये डेटा जो है वो इन्फॉर्म करेगा DICGC को। 45 दिनों के अंदर उसको सारा डेटा कोलेट करना है, किस किस के अकाउंट में कितना पैसा है बताया जाएगा ना। तो 45 डेज में बैंक ये काम करेगा। अब DICGC जो है वो प्रोसेस करेगा क्लेम इन नेक्स्ट 45 डेज। अब इसको जोड़ लीजिए, हो गए 90 दिन। 90 दिन में आपका इंश्योरेंस वाला अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब ये एक्ट का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि अगर कभी इस एक्ट का नाम पूछ लिया और आप ये कहो कि ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, इसकी बात हुई होगी तभी आपको पढ़ाया गया होगा। आपको मैं इसीलिए ही पढ़ा रही हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, किस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर है ये? इंडिया का पहला है, इंडिजिनस है तो इंडिजिनस में तो इंडिया छुपा हुआ है ना, इसका मतलब इंडिया में बना है, उस जगह का खुद का बना हुआ टाइप। तो हम कह रहे हैं कि इंडिया का पहला खुद का बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, हम कह रहे हैं इसका नाम है INS विक्रांत। देखिए जब भी नेवी वाले किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या कुछ ऐसी बात हो जाती है तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। INS विक्रांत का नाम आप बहुत बार सुन चुके हो। INS विक्रांत के ही नाम से हम कह रहे हैं इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है। इसे इंडक्ट किया जाएगा। कब इंडक्ट किया जाएगा? इसे इंडक्ट किया जाएगा नेवी के अंदर 2022 में। इंडक्ट करना, इंडक्शन करना मतलब इंट्रोड्यूस करना। इसका मतलब ये है कि ये अभी INS विक्रांत नेवी में है नहीं, हर हाल में नाम याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो और नासा ज्वाइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ज्वाइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है ये, टू बी लॉन्च्ड इन 2013। नाम निसार रखा है तो निसार इन्होंने इलॉजिकली नहीं रखा है, इसमें इन्होंने इसरो भी डाला है और इसमें इन्होंने नासा भी डाला है। अपना नाम तो छोड़ नहीं पा रहे हैं ना। तो हम कह रहे हैं नासा और इसरो जो है ज्वाइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो इन्होंने लॉन्च किया है, लॉन्च करना है। एक्चुअल में सन 2023 की बात हो रही है। तो 2023 के लिए निसार लॉन्च कर रहे हैं। अब निसार क्या है, खुद सोचो कि ऐसा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यही है निसार का फुल फॉर्म। अगर आप निसार देखो तो निसार जो है NISAR है, पहला N नासा है, दूसरा I जो है वो इसरो है, तीसरा A जो है वो अपर्चर है और R जो है वो रडार है। हो गया निसार। अब जरा सुनिए, सिंथेटिक भी था बीच में, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट दैट। इट्स एन अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन यूजिंग एडवांस्ड रडार इमेजिंग। आपको ये बता रहा है कि जो निसार है जिसके लिए इसरो और नासा जैसी दो बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आके काम कर रही हैं, तो कुछ बड़ा कर रहे होंगे। वो बड़ा क्या कर रहे हैं?
कह रहे हैं कि ये एक एडवांस्ड रेडार इमेजिंग, हम कह रहे हैं अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है। पहली बात, यूज क्या कर रहा है, एडवांस रेडार इमेजिंग को यूज करेगा। हम कह रहे हैं क्या, अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन। निसार क्या है, अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है। एक बार फुल फॉर्म और, नासा, एन नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक, ए से अपर्चर और आर से रेडार। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इंडियाज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सारे क्वेश्चन अगर अनइम्पॉर्टेंट लगे, सारे क्वेश्चन अच्छे ना लगे, बोरिंग लगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को की बात होने लगी। यूनेस्को के अंदर इंडिया की टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात हम करने लगे। तो कह रहा है कि इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 40, कितनी ज़्यादा हैं। और कह रहा है जो लेटेस्ट एडिशन है, देखिए होता ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल ऐसा हो, बट अगर हाल फिलहाल में अगर कुछ एडिशन हुआ है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसने इसे 40 बना दिया है, तो वो नंबर जो है हम जोड़ लेते हैं हाल फिलहाल वाला। धोलावीरा जो है वो हड़प्पा सिटी की बात होने लगी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद याद आया होगा आपको, लोथल याद आया होगा, दयाराम साहनी याद आए होंगे आपको, रखाल दास बैनर्जी याद आए होंगे आपको, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ते हो शायद। हम कह रहे हैं यहाँ पर धोलावीरा हड़प्पन सिटी, धोलावीरा एक हड़प्पन सिटी है। कहाँ पर है, गुजरात में है। तो आप कहोगे ये तो पहले भी थी, तो पहले ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं थी ना, तो ये थी पहले, ये सिटी थी वहां पर, हम कह रहे हैं, लेकिन ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब बात कर रहे हैं ये इसीलिए जब मैंने दयाराम साहनी बोला था तो हड़प्पा को डिस्कवर करने वाले कौन थे, दयाराम साहनी थे। वैसे ही जो साइट्स होती हैं इनको कोई ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो उसको ढूंढते हैं। हम कह रहे हैं धोलावीरा को डिस्कवर करने वाले थे जगतपति जोशी। 1968 में इसको ढूंढा गया था धोलावीरा साइट को। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है। ये क्या है, ये काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है। ये एक्चुअल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था। तो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल जो है वो काकतीय डिनेस्टी ने ही बनवाया था और इसीलिए काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है, जिसे रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं। ये तेलंगाना में है, तो ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन जो है, एम्बेसडर ऑफ आरबीआई's अवेयरनेस कैंपेन, किस तरह का अवेयरनेस कैंपेन है, डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स पे। नीरज चोपड़ा ओलंपियन, जिन्होंने इंडिया की तरफ से एक ही तो गोल्ड आया है इंडिया का, तो वो गोल्ड जीता ही नीरज चोपड़ा ने है। वही नीरज चोपड़ा को कैंपेन का एम्बेसडर बनाया है। तो कौन सी कैंपेन की बात हो रही है, ये कैंपेन है आरबीआई का अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस किसके ऊपर, अवेयरनेस है डिजिटल फ्रॉड्स के ऊपर, अवेयरनेस है आपको ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उसके ऊपर। तो उसके लिए एम्बेसडर बनाना जरूरी था, तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। कैंपेन का नाम है आरबीआई कहता है। आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं क्या कहता है, तो कुछ कहता है, आरबीआई कहता है, दैट्स द नेम, जोक्स अपार्ट, दैट्स द नेम ऑफ द कैंपेन, आरबीआई कहता है। नीरज चोपड़ा उसके ब्रांड एम्बेसडर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल restoring powers of states to make their own OBC list, 127th जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम कह रहे हैं बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो नंबर है वो 127 हम कह रहे हैं वो हो रहा है। लोकसभा ने पास भी कर दिया है। अब आप कहोगे ये है क्या, देखिए स्टेट अपनी कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास की डिसाइड कर ले, कहाँ पर ओबीसी का जो है अब प्रोवाइड किया जाता है, ये कहाँ पर उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ओबीसी के लोगों के लिए उनके लिए बेनिफिशियल होगा जब वो जॉब लेने जाएंगे, जब वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने जाएंगे, तो उन्हें वहां पर थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स पे छोड़ रही है, कह रही है कि स्टेट डिसाइड कर ले, अपनी ओबीसी की लिस्ट खुद बना ले, बस इतनी सी बात थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो रिस्टोर कर रहा है, किसकी पावर्स को रिस्टोर कर रहा है, स्टेट्स की। स्टेट्स को बोल रहा है अपना खुद का ओबीसी का लिस्ट देख लो, 127 नंबर का है ये। हर हाल में
ये नंबर बच्चों याद रखना है इस बिल का। अगर कोई पूछे ये किससे जुड़ा है तो ये ओबीसी लिस्ट से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए दीपक दास को, नाम फिर बोल दूं, दीपक दास को बनाया गया है नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है दीपक दास को बनाया गया है। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ही है ना, इसीलिए साथ डाल दिए। पेरू की बात हम करने लगे तो पेरू के प्रेसिडेंट और पेरू के ही प्राइम मिनिस्टर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं पेरू के नए प्रेसिडेंट जो है वो पेड्रो कास्टिलो, पेड्रो कास्टिलो जो है, नाम आसान है, बहुत बार आप सुन चुके हो। तो हम कह रहे हैं कि नए पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो, नए प्रधानमंत्री पेरू के ये गाइडो बेलिडो हैं, गाइडो बेलिडो हैं पेरू के नए प्रधानमंत्री। तो नए राष्ट्रपति, नए प्रधानमंत्री, नाम इनका बहुत बार आप सुन चुके हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जा रही हूं, पक्का से क्वेश्चन याद करिए और देखिए अगला क्वेश्चन किस बारे में है। ये क्वेश्चन 1000% आपके एग्जाम्स में आएगा, आप याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जब स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे तो आपको कहते थे ना क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम पढ़ा रही है और उसमें भी कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वो क्वेश्चन है। प्लीज इसे हर हाल में याद करना। ई रूपी इज अ वन टाइम कॉन्टैक्टलेस कैशलेस डिजिटल वाउचर जो बेनिफिशियरी को दिया जा रहा है, गेट्स ऑन फोन, बेनिफिशियरी को दिया जा रहा है। किस तरीके से दिया जा रहा है? उसको एसएमएस भेज के दिया जा रहा है, उसको क्यूआर कोड भेज के उस तक पहुंचाया जा रहा है। क्या वो वाउचर कैसा वाउचर है? डिजिटल वाउचर है। दोबारा सुनिए, ई रूपी क्या है? ई रूपी क्या है? एक ही बार मिलेगा, ऐसी कोई फायदे वाली चीज है आपको दी जा रही है। तो कॉन्टैक्टलेस कैशलेस डिजिटल वाउचर है। आप तक वाउचर में कागज लेके नहीं पहुंचाने वाली हूं, आपके पास एसएमएस आ जाएगा। मैं आपके घर में पोस्ट से नहीं पहुंचाने वाली हूं, कहा जा रहा है आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा। तो इस तरह से डिजिटल वाउचर आप तक पहुंचेगा। अब जैसे वाउचर्स आपको मिलते रहते हैं ना, आप उनको क्रेडिट करवा लेते हो, आप उनसे कुछ बाय कर लेते हो, तो वैसा ही है ये डिजिटल वाउचर है। अब ये वाउचर ई रूपी है, बस क्या नाम याद रखना है आपको, ई रूपी है। अब अगर ये बात करें क्यूआर कोड, यूपीआई वाला फॉर्म अगर आप याद करना चाहो तो यूपीआई से आप पैसा ट्रांसफर करते हो, तो इस ई रूपी में क्या आ रहा है? यूपीआई आ रहा है, यूपीआई आ रहा है। तो इससे याद रख लो कि इससे आप कैसे वाउचर से फायदा उठा पाओगे। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन है ये, उस तरह से आपको ये वाउचर मिलेगा। डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने इसे डेवलप किया है। डेवलप्ड ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म। अब ये जो यूपीआई प्लेटफॉर्म था आपको याद नहीं रहे, तभी आपको कह रही हूं, आपसे ये पूछा जा सकता है ना कि ये किस पे डेवलप किया गया है। तो ये यूपीआई प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसके नाम में यूपीआई छुपा था, तो यूपीआई छुपा है इसीलिए ई रूपी, तो यूपीआई प्लेटफॉर्म पे इसे डेवलप किया गया है। तो ई रूपी इज पर्सन स्पेसिफिक इवन पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल वाउचर। तो पर्सन स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल वाउचर है ये। आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए चाहिए, किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए चाहिए, तो ये उस तरह का वाउचर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम अप्रैल 2021 टू मार्च 2026, 5 years, 21 से 26 तक, 21 से 26 तक 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। समग्र शिक्षा स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। समग्र शिक्षा स्कीम किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए। समग्र शिक्षा स्कूल एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा 21 से 26 तक एक्सटेंड कर दिया गया 5 साल। इसी समग्र शिक्षा का जो आउटले है, अगर आप आउटले समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आउटले को एक्सपेंडिचर या खर्चा या व्यय बता देती हूँ। तो आउटले कितना? लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास, 2.94 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर समग्र शिक्षा स्कीम पर। बात सुनिए, जब गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करे, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट होता है वो।
अगर एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि समग्र शिक्षा किसके बारे में है या ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन इसके अंदर छुपा था ना, ये स्कूल एजुकेशन के बारे में है। तो स्कूल एजुकेशन पे समग्र शिक्षा कितने साल के लिए बढ़ाया है, तो 5 साल के लिए। कब से कब तक, अप्रैल 21 से मार्च 26 तक। आउटले पूछ लिया जाए तो वो भी हमने लिख लिया, 2.94 लाख करोड़ इस पे खर्चा किया जाएगा। इसी के अंदर एक बात और है कि 3 महीने का सेल्फ डिफेंस स्किल्स सिखाया जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, मतलब बच्चियां हैं, तो हम कह रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां हैं, इन्हें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है, 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप कहोगे ये भी समग्र शिक्षा है, हाँ जी, उसी के अंतर्गत बात की जा रही है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की। दोबारा सुनिए, रानी लक्ष्मीबाई वैसे भी किसको सिंबलाइज करती है, करेज को। तो हम कह रहे हैं वही करेज बच्चियों में लाना है हमें, तो उस करेज को लाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर आत्मरक्षा, क्योंकि बच्चों को, अपने आप को, बच्चियों को बचाना है, तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण नाम है, जिसके तहत हम कह रहे हैं बच्चियों को 3 महीने की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च्ड फॉर ग्रेड्स, तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास के सीबीएसई के बच्चे, ये बात हो रही है। असेसमेंट फ्रेमवर्क कुछ असेस कर रहे हैं, उन्हीं पे कुछ असेसमेंट उन्हीं का चल रहा है, तो नाम ये दिया जा रहा है कि ये सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। बात क्या चल रही है, प्लीज सुनिए। पहले तो 3rd, 5th, 8th क्लास के सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, हम कह रहे हैं एक असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया इनके लिए, इनको असेस करना था, इनके लिए एक असेसमेंट फ्रेमवर्क जो था वो लॉन्च किया गया। उस फ्रेमवर्क का नाम है सफल। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सफल की फुल फॉर्म, और आपको ये पता होना चाहिए जो सफल की फुल फॉर्म है, बच्चों को सफल बनाने की बात की जा रही है। उनको सफल कैसे बनाया जाएगा, उनका एग्जाम लेके, व्हेन दे परफॉर्म वेल इन दैट एग्जाम, तो असेसमेंट हो रहा है। सफल का जो ए है उसके अंदर पहला ए असेसमेंट है, दूसरा ए एनालाइजिंग है, एल लर्निंग था, क्योंकि सफल बनाना है तो बच्चों को लर्न कराना है। प्लीज इसीलिए बोल रही हूं, देखिए पढ़ के आगे निकल जाती, शायद मेरी बातों से आपको याद हो जाएगा, इसीलिए डिटेल में बोल रही हूं, प्लीज सुनिए। एस स्ट्रक्चर्ड है, ए असेसमेंट है, एफ फॉर है, ए नेक्स्ट वाला एनालाइजिंग है, और एल लर्निंग है। ये है सफल का फुल फॉर्म जो आपके एग्जाम में पक्का से आएगा, इसको हर हाल में आपको दिमाग में बिठाना है। अगला जो पॉइंट है रिलेट कर लेंगे, पहले सुनिए। इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा 2.0, 2nd एडिशन है निष्ठा का, 2.0 लिखा है, तभी निष्ठा का भी फुल फॉर्म है, तभी निष्ठा को कैपिटल लेटर्स में लिखा है मैंने। पहले एन पकड़ते हैं, एन नेशनल है, आई इनिशिएटिव है, एस क्या है, स्कूल है, एच क्या है, हेड्स है, और फिर टी जो है वो टीचर्स है, एच क्या है, होलिस्टिक है, ए क्या है, एडवांसमेंट है। निष्ठा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स। अब स्कूल के हेड्स, प्रिंसिपल टाइप, हेड मिस्ट्रेस टाइप, तो उन हेड्स के लिए, स्कूल के टीचर्स के होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए ये निष्ठा, ये नेशनल इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव, निष्ठा, ये इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी सुनिए ना, हर बार बच्चों की बात थोड़ा ना की जाएगी, कभी कभी टीचर्स की भी बात की जाएगी ना, तो टीचर्स की बात की जा रही है, टीचर्स को ट्रेन करने की बात की जा रही है, तो निष्ठा टीचर्स की ट्रेनिंग वाला निष्ठा है, ये याद रखना है, इससे शायद याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू। मैं क्या कह रही हूँ, आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू, हम कह रहे हैं उसके अंदर जो रेट्स हैं अनचेंज्ड दिख रही होंगी, आपको लग रहा है तो क्यों मैं बढ़ा रही हूँ। हर बार रेट्स आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि अगर किसी एक भी रेट में चेंज होता है तो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और हो सकता है आप गलती भी ज़्यादा कर दो, क्योंकि आप पीछे वाली रेट याद करके गए होगे और नई रेट एक भी चेंज हो गई, दिक्कत हो जाएगी। रेपो रेट से स्टार्ट करते हैं जो कि 4% ही है।
रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक रेट 4.25% है, पॉलिसी स्टैंस होता है ना, तो पॉलिसी का स्टैंस क्या है, अकोमोडेटिव ही है। यहाँ पर ऑन टैप TLTRO, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्कीम है जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021 तक। क्या मतलब है, जरा एक मिनट देख लीजिए। पहले MSF की बात करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रिलैक्सेशन, 3% ऑफ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के हिसाब से बैंक 2% तक अपनी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का, अपने NDTL का 2% तक ही क्या ले पाता था, बैंक लोन ले पाता था। अब क्या कह रहे हैं हम लोग, MSF में रिलैक्सेशन दिया गया है, आप जानते हो क्या, कैसा टाइम, कैसी सिचुएशन चल रही है, तो उसमें बैंक्स को अपने NDTL का 3% तक का रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो इतना अपने NDTL का 3% तक का लोन ले सकते हैं। MSF रिलैक्सेशन ये दिया गया है, और आपको बता रही हूं इसको भी एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर 2021 तक। तो याद रखिए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट, G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट, इसका वेन्यू ट्रिएस्ट इटली, ट्रिएस्ट ऐसे पढ़ा जाता है इसको। तो G20 के डिजिटल मिनिस्टर्स का मीट है, प्लीज G20 भी याद रखना है, डिजिटल मिनिस्टर्स का मीट भी याद रखना है। वेन्यू क्या है, ट्रिएस्ट इटली है। हम कह रहे हैं मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव। यहाँ पर जो बात हो रही है डिजिटल मिनिस्टर्स वाली बात हुई है, तो हम आपको अपने डिजिटल मिनिस्टर बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर जो है हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। नीचे पॉइंट पढ़िए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस मिनिस्टर्स का मीट हुआ। आपको याद है अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही थी कि फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स का मीट हुआ, डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट हुआ, दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ। शायद आपको याद आएगा, आपने वीडियो नहीं देखा है तो पक्का देख के आओ क्योंकि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। तो मैं कह रही हूँ दुशांबे। अच्छा, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि दुशांबे किसकी कैपिटल है या ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो दुशांबे है। ये क्यों आ रहा होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे। क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट अभी हाल फिलहाल में SCO की वहीं हुई थी, जिसको S जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इंडिया की तरफ से डेलीगेशन किया था। उसी में और जोड़ दूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अब जस्टिस मिनिस्टर्स का मीट हुआ है, जिसमें इंडिया की तरफ से किरण रिजिजू इंडिया का डेलीगेशन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो खुद ही लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, इसीलिए तो किरण रिजिजू ही क्या करेंगे, इंडिया का डेलीगेशन करेंगे। तो ये होस्ट किसने किया है, फिर से ताजिकिस्तान ने ही जस्टिस मिनिस्टर्स का भी मीट जो है होस्ट किया है। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और उसी के मीट को डिस्कस किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप्स फैसिलिटी। टैप फैसिलिटी पूरी ओडिशा। आप ये जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं 24/7 टैप से पानी कहीं नहीं आता है, तो ये बड़ी बात है, ऑब्वियसली बात है। तो पहली इंडियन सिटी है जहां पर 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी अवेलेबल होगी, वो पूरी उड़ीसा है। इसको भी याद रखिए, जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नॉन बैंक्स, अब ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। PSP क्या है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। एक बैंक होता है, एक नॉन बैंक होता है। आप जैसे आप बात करिए किसी वॉलेट की, पेटीएम वॉलेट की बात कर लो, अमेजॉन पे की बात कर लो, आप ऐसे वॉलेट की, गूगल पे, फोन पे, ऐसे वॉलेट्स की बात करो। इनको दिमाग में रखो और सोचो, नॉन बैंक्स हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, अलाउ किया जा रहा है, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन RBI समथिंग। RBI का क्या,
इनको अलाउ किया जा रहा है, इन नॉन बैंक्स को अलाउ किया जा रहा है, इनको कहा जा रहा है पार्टिसिपेट कर सकते हो आरबीआई के सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में। तो आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम जैसे एनईएफटी, जैसे आरटीजीएस, ये क्या है, ये आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, तो इनको अलाउ किया जा रहा है, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब जरा सुनिए, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यही है जिनकी बात हम कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है पीपीआई इशूअर्स, एक वो जैसे वही वॉलेट की बात हो रही है, तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशूअर्स जैसे वही पेमेंट मैंने आपको कहा पेटीएम वगैरह, तो कार्ड नेटवर्क्स, इसके अलावा वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स, तो ये जो है इन सबको अलाउ किया जा रहा है, आरबीआई अपने सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का इनको अलाउ कर रहा है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए जरा। अब ऐसे ही हर कोई नहीं कर सकता है ना, ये हर किसी को अलाउ किया भी नहीं जा सकता, तो इनके लिए एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है 25 करोड़ इनका नेटवर्थ होना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं है, पूरा पॉइंट पढ़िए। एलिजिबिलिटी है 25 करोड़ नेटवर्थ और एज पर आरबीआई सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन विच एवर इज हायर। अच्छा, जब ये वॉलेट है, सपोज कोई नॉन बैंक है, तो अगर कोई नॉन बैंक है और वो फंक्शनल हो जाता है, वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है, तो उसको आरबीआई से ऑथराइजेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता होगा। तो वो जो ऑथराइजेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो उसमें कोई नेटवर्थ मेंशन की जाती है। तो यहां पर लिखा है कि अगर वहां पर नेटवर्थ आपकी 30 करोड़ लिखी है, तो वही आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर वहां पर 50 करोड़ लिखी है, तो वही आपकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जो हायर है, ऐसा नहीं आप 25 करोड़ आपकी नेटवर्थ है, वो कह रहा है आपने जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आरबीआई से लिया था, उसमें जो नेटवर्थ लिखी है और 25 करोड़ में से जो भी हायर है, वो आपकी एलिजिबिलिटी है। किस चीज के लिए? इस सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में आरबीआई के पार्टिसिपेट करने के लिए, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मेडल टैली, अब आपने ये सबसे सुन लिया होगा, मुझसे भी सुन लो, शायद याद हो जाए, रिवीजन हो जाएगा। मैं कह रही हूं मेडल टैली 32nd ओलंपिक्स की, 32nd ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स से, पैरालंपिक्स से स्टार्ट किया था हमने, आपको याद होगा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो ओलंपिक्स के मेडल टैली की बात कर रहे हैं। मजे की बात, पहला यूएसए है, पहला यूएसए है, जी गोल्ड है, 39 गोल्ड जीते हैं यूएसए ने। और अगर आप टोटल मेडल्स की बात करोगे तो 113 है, 113 है। आप चाइना की बात करिए, देखिए कितना क्लोज था गोल्ड में, कितना क्लोज था गोल्ड में। तो गोल्ड में 38 गोल्ड चाइना, टोटल 88 मेडल्स जो है वो चाइना के हैं। जापान देखिए 27 गोल्ड से तीसरे नंबर पे और 58 टोटल मेडल्स हैं। इंडिया का नंबर जो है वो 48वां है। उसका कारण भी आप देख पा रहे हो, गोल्ड तो हमें सिर्फ एक ही मिला था, वो नीरज चोपड़ा वाला, आप जानते हो। और टोटल मेडल कितने हैं हमारे? टोटल मेडल है 7। टोटल मेडल कितने हैं हमारे? 7 हैं, ये देखिए यहां पर लिखा है। अच्छा, इंडियाज परफॉर्मेंस एक बार बाइफिकेट कर दूं, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर को, तो डिवाइड करते हैं। पहला हम कह रहे हैं हमने 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो इंडिया का नंबर 48वां, पहले नंबर पे यूएसए 39 गोल्ड्स के साथ, सेकंड पे चाइना 38 और थर्ड पे जापान 27 गोल्ड के साथ। अब जरा देखिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, जो इसी को ही आगे बढ़ाएगा। नीरज चोपड़ा गोल्ड वाले, आपसे पूछा जाए नीरज चोपड़ा किस चीज वाले हैं, तो आप कोई भी थ्रो बता सकते हो। आंसर जैवलिन थ्रो होगा, ये शायद आप सुन चुके हो और बहुत बार सुन चुके हो। तो नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो वाले। मीराबाई चानू 49 kg वेट लिफ्टिंग में सिल्वर लाई थी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर रवि दहिया, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, रवि दहिया भी सिल्वर लाए हैं फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में। रवि दहिया आपने मैच भी देखा होगा, उनके कोच को उनको अलग तरीके से विश करते हुए भी देखा होगा। तो रवि दहिया सिल्वर लाए हैं फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में। मेंस हॉकी ब्रॉन्ज, मेंस हॉकी टीम क्या लाई है? ब्रॉन्ज लाई है।
यहाँ पर इंडिया ने ब्रॉन्ज लाने के लिए जो ब्रॉन्ज वाली लड़ाई हो रही थी, मतलब ब्रॉन्ज वाला जो मैच हो रहा था, तो उसमें इंडिया जर्मनी के साथ खेल रहा था, तो जिसमें इंडिया जर्मनी को हरा करके ब्रॉन्ज जीत गया। ये आप याद रखोगे शायद। अब इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये शायद बहुत बार सुन भी चुके हो, तो आप बोर ना हो जाओ, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मैंने उसमें से भी सुपर सेलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट। तो अब लवलीना बोरगोहेन जो है वो ब्रॉन्ज लाई हैं। अब ये वेल्टर वेट बॉक्सिंग है, किसमें लाई हैं लवलीना? आपने देखिए लवलीना जो है, लवलीना बोरगोहेन, आपने नाम भी सुना, इंटरव्यू भी देखा, मैच भी देख लिया, सब देख लिया, लेकिन वो किस तरह की बॉक्सिंग थी? वो वेल्टर वेट बॉक्सिंग थी जिसमें वो ब्रॉन्ज लाई हैं। जब मैं नीचे जा रही हूं तो मैं पीवी सिंधु की बात कर रही हूँ, आप पहले से जानते होंगे क्योंकि आप इनको बहुत ज्यादा देखते हो। ब्रॉन्ज इन्हें मिला है बैडमिंटन के लिए, ये हम सब जानते हैं। बजरंग पुनिया, ये फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज लाए हैं, 65 किलो वाला 65 केजी वाला कैटेगरी था बजरंग पुनिया का। फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्कोर ओलंपिक हैट्रिक इन हॉकी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत अलग है। फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्कोर ओलंपिक हैट्रिक इन हॉकी। मैच हो रहा है, मैच में एक मैच में वो क्या कर रहे हैं, 3 गोल अगर कर रहे हैं, हैट्रिक मान लिया गया उसे, तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्कोर ओलंपिक हैट्रिक इन हॉकी, नाम है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया इनका नाम है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। ओलंपिक मेडल्स, इंडिया में ऐसी महिला कोई है ही नहीं जिसने 2 बार कोई ओलंपिक मेडल जीता हो, तो पीवी सिंधु बन गई हैं वो महिला पहली भारत की जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हॉकी टीम कैप्टन्स। आपको याद होगा जब मैं स्टार्टिंग में, मतलब ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सॉन्ग की बात कर रही थी, तो मैंने मनप्रीत सिंह का नाम आपको तब पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हॉकी टीम के जो कैप्टन्स है, मेन्स हॉकी टीम तो मनप्रीत सिंह, वुमेन्स हॉकी टीम रानी रामपाल। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इस बार हॉकी टीम का, बहुत बढ़िया था। तो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को हराया था ना, इसलिए आप खुद तो देखो जर्मनी को हरा के आ जाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इनको बना रही हैं चीजें। मनप्रीत सिंह मेन्स हॉकी टीम के कैप्टन, रानी रामपाल वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन। हॉकी टीम गोलकीपर जो थे इस बार, मेंस की बात कर रहे हैं तो पीआर श्रीजेश की बात कर रहे हैं, पीआर श्रीजेश एंड सविता पुनिया। सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश जो हॉकी टीम के गोलकीपर्स थे इस बार के। इस बार हॉकी टीम ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाया है, इसीलिए इनके नाम सबके याद रखिए पक्का से। मेंस फुटबॉल, फुटबॉल वैसे ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, इसके बारे में पूछ ही लिया जाता है, इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ। तो मेंस फुटबॉल, ब्राज़ील ने हराया स्पेन को, तो ब्राज़ील जीत गया। ब्राज़ील ने हराया स्पेन को, ब्राज़ील जीत गया। मेंस फुटबॉल की बात हो रही है। विमेन्स फुटबॉल में कनाडा जीत गया स्वीडन को हरा के। प्लीज़ ये देखो आप कि कितने अच्छे तरीके से इसे ये हाईलाइट कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे। ब्राज़ील कनाडा, ब्राज़ील कनाडा, ब्राज़ील मेंस वाला, कनाडा विमेन्स वाला जो है फुटबॉल जीत गया। मैचेस की बात हो रही है, टाइटल की बात हो रही है। ये देखिए मैक्स मेडल्स, पहले हम कंट्रीज की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार स्विमिंग में पॉसिबल हो भी पाता है। और स्विमिंग में देखिए एमा मैकेन, इनका नाम है एमा मैकेन, और एमा मैकेन जो है इन्होंने मैक्सिमम मेडल्स जीते हैं। अब ये मैक्सिमम मेडल्स किस में, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की है ये। एमा मैकेन क्या है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेशनैलिटी याद रखिए, कई बार सिर्फ एमा मैकेन लिखा हुआ आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा किस कंट्री की हैं या किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो ये स्विमिंग से एसोसिएटेड हैं। सबसे ज़्यादा मेडल्स की बात यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि ये प्लस का साइन लगाया ही इसीलिए था। 4 गोल्ड इन्होंने ही, 3 ब्रॉन्ज इन्होंने ही जीते हैं। बहुत बड़ी बात है, सोचिए 4 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज स्विमिंग में एमा मैकेन ने जीते हैं।
जब बात कर रहे हैं मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स, अब पुरुषों पे आ गए, मेंस पे आ गए, तो केलेब ड्रेसिल जो है, अब इनकी नेशनैलिटी यूएसए के है। केलेब ड्रेसिल जो है वो यूएसए के हैं। इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं, स्विमिंग में ही जीते हैं, लेकिन गोल्ड है ना, वो भी 5-5। देखिए स्टाइल डिफरेंट होते हैं, तो अगर हर स्टाइल में एक ही कैंडिडेट, एक ही जो प्लेयर है वो स्पोर्ट्समैन है, पार्टिसिपेट कर ले, तो ये पॉसिबल हो पाता है और इतना अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ता है। तो केलेब ड्रेसिल ने 5 गोल्ड स्विमिंग में जीते हैं, ये यूएसए के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन किस बारे में आ रहा है? यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, यंगेस्ट बहुत ही छोटे हैं ये, मोमीजी नाम आपको हंसना नहीं है सुन के, तो मोमीजी निशिया जापान की, मोमीजी निशिया क्या है, जापान की हैं, बहुत छोटी बच्ची हैं। यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट ये बन गई है, यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट। पहले आप ये सुनो ना, एक तो गोल्ड मेडलिस्ट यंगेस्ट हुआ, ऊपर से मेडलिस्ट भी तो होगा ना, कोई भी मेडल जिसने जीता हो वो भी तो कोई यंगेस्ट कैटेगरी होगी ना। तो यंगेस्ट मेडलिस्ट, ये गोल्ड वाले थे यंगेस्ट, हम कह रहे हैं ये यंगेस्ट मेडलिस्ट है जिन्होंने कोई मेडल जीता है, उनका नाम है कोकोना हिराकी, ये भी जापान की है, नाम से आप दोनों पता लगा लोगे। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ जो स्पोर्ट है ये स्केट बोर्डिंग है, किसका? इन 2 जापान की बच्चियों का, जिसमें ये क्या लाई हैं, जिसमें ये कोई मेडल लाई हैं, और हम क्या कह रहे हैं, वो ऊपर वाली जो थी वो गोल्ड लाई हैं। अब ये ऊपर खुद ही इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर मुझे रैप अप करना है, एक्चुअल में ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो समझ में आया लाइक का बटन दबाइएगा, नहीं समझ में आया आप दोबारा भी देख सकते हो, आप इंग्लिश पे भी स्विच कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।